पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज के सामने परी का भाई खड़ा है, जो कि अपने सामने की स्क्रीन पर युवराज और परी की फोटोज देखकर चिल्लाता है, युवराज राठौड़, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी चिल्ला रहा था। जब उसने परी और युवराज की फ़ोटो एक साथ देखी तो उसका खून खौल गया। युवराज राठौड़, मेरी गुड़िया से दूर रहना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी गुस्से से बौखला रहा था। तभी उसे युवराज की डेविल वाली आवाज़ सुनाई दी, वो अब मेरी परी है। युवराज के ये शब्द काफ़ी थे उस आदमी को भड़काने के लिए। अब तक जो आदमी ऐसा लग रहा था कि जिसे एक फूंक मार देने से उड़ जाएगा, उसने अब पूरी जान लगाकर युवराज के दोनों आदमियों को ज़मीन पर पटक दिया, जो उसे पकड़े हुए खड़े थे। वो गुस्से से युवराज को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो युवराज के पास पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले कि युवराज के बॉडीगार्ड ने उसे एक लात मारकर हवा में उछाल दिया। वो आदमी जाकर ज़मीन पर गिर गया। अगर ये अभी भी अपना मुंह ना खोले तो मुझे बताना, ये कहकर युवराज वहाँ से खड़ा हो गया और चला गया। उस बॉडीगार्ड ने एक नज़र जाते हुए युवराज को देखा। उसके बाद वो ज़मीन पर पड़े हुए इस इंसान को। जब युवराज घर पहुंचा तो सबसे पहले वो अपने रूम में गया। उसे हैरानी हुई कि परी आज उसके रूम में नहीं थी। उसने सबसे पहले शावर लिया और फ्रेश होने के बाद परी के रूम में गया। वहां जाकर उसने देखा कि परी बेड के पर बैठी बैठी ही सो चुकी है। उसके आगे किताबों का ढेर लगा हुआ है। उसके हाथों में भी एक बुक था। युवराज ने उसके हाथ से वो बुक लेकर साइड के टेबल पर रख दिया। उसे खुद की गोद में उठा लिया और अपने कमरे में लेकर आ गया। उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। उसने गहरी सांस ली और बेड पर लेट गया। अब वो परी को खुद के करीब खींचकर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। ध्यान से उसके चेहरे को देखा, जैसे वो उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ खुद ब खुद परी के चेहरे पर पहुंच गए। उसने उसे खुद से सटा लिया और उसके माथे को प्यार से चूमा। वो उस लड़की को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं, किसी हालत पर नहीं। वो वहीं उसके बगल पर लेट गया। सुबह का वक्त परी की आंखें खुली तो उसके सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। उसकी नज़र युवराज पर गई, जो उसके बगल में ही सोया हुआ था। आज परी ने युवराज को सोते हुए देखा, वरना वो तो हमेशा ही उसके उठने से पहले ही उठ जाया करता था। परी ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। उसने इतने करीब से देखने पर भी उसके चेहरे पर एक छोटा सा भी दाग नहीं था। उसकी स्किन किसी लड़की के स्किन से भी ज़्यादा साफ थे। उसके फीचर ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत ही तराश कर बनाए हो। सूरज की रोशनी अब उसके चेहरे पर नाच रही थी। परी जैसे उसमें खो सी गई। युवराज होते हुए भी बहुत मासूम लग रहा था, जैसे दुनिया में उसे ज़्यादा मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता। इस वक्त उसे कोई देख ले तो कोई कह नहीं सकता कि वो अपनी असल ज़िंदगी में कितना खतरनाक और डरावना है। परी अपने ख्यालों से बाहर आई। जैसे ही वो अपने ख्याल से बाहर आई तो उसने युवराज का हाथ खुद के कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की पकड़ उसकी कमर पर और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। मत जाओ अभी, युवराज ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए परी से कहा। परी ने कहा, आज मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। वो उसका हाथ उसकी कमर से हटाकर जाने लगी तो युवराज ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। परी युवराज की बाहों में कशमशाते हुए कहा, मैंने कहा ना, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तो युवराज बोला, किसमें, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा, तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांड नहीं कर रहे हो, परी ने कहा। तो युवराज ने उसे और भी ज़्यादा करीब कर लिया। अब उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। परी ने बिना सोचे समझे एकदम से युवराज के होठों को छुआ। युवराज जैसे ही उसे अपनी आगोश में लेने वाला था कि परी ने चालाकी से उससे बचकर निकल गई। वो जल्दी से दरवाजे के पास गई और बिना देरी किए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के पास खड़ी रहकर उसने एक नज़र युवराज को किया तो युवराज की कोल्ड नज़रें उसी को देख रही थी और वो नाराज़ भी लग रहा था। अरे बेबी, तुम क्या खाना पसंद करोगे?
बोलो, मैं अपने हाथों से बना दूंगी। क्या तुम्हें कल की डिश पसंद आई थी? परी ने चालाकी से कहा। पर युवराज को समझ में आ गया कि वो उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। परी ने अपना मुंह बना लिया और वहाँ से अपने रूम में चली गई। जब युवराज बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपने फ़ोन को बजते हुए सुना। उसने जाकर फ़ोन रिसीव किया। क्या हुआ? बॉस, वो अभी भी कुछ उगलने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है कि वो कैसे यकीन कर ले कि आप उसके सच बताने पर उसकी बहन को सही सलामत छोड़ देंगे। मैं आ रहा हूँ, युवराज ने कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा है। युवराज ने कुछ नहीं कहा। उसने ऐसा बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो तैयार होकर बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर परी उसका बैठे बैठे इंतज़ार कर रही थी। युवराज, तुम आ गए। परी की नज़रें जैसे ही युवराज से मिली तो वो खुश हो गई। उसने जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर लाई। चलो नाश्ता करते हैं। युवराज ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो जाकर परी के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। परी ने उसके प्लेट में बड़े प्यार से खाना डाला और प्यार से कहा, बेबी खाओ। युवराज ने बिना किसी नखरा किए नाश्ता शुरू कर दिया। उसने एक नज़र परी पर किया तो परी ने युवराज के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, युवराज, तुम कुछ और लोगे? नहीं, युवराज ने जवाब दिया। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया और फिर वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। परी ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो भी खड़ी हो गई। तुम जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देना। नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। परी ने उसे जाते हुए देखा और फिर वो धीरे से बड़बड़ाई, हो ना हो ये आदमी ज़रूर उसी जगह जा रहा है। परी अब कॉलेज में थी और कैंटीन में बैठी हुई थी, कुछ सोच रही थी। परी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तनु ने पिज़्ज़ा का एक बाइट लेते हुए पूछा। उतने में ही एक आवाज़ आई, हाय गर्ल्स, कैसे हो? रिया अरमान दोनों उसी तरफ आ रहे थे। परी की आंखों में अरमान को देखकर चमक आ गई। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने पर्स से एक पेपर और पेन निकालकर उसमें अपना नंबर लिख दिया। अरमान भी उसे देखकर समझ गया कि परी उसे कुछ कहना चाहती है। परी ने वॉशरूम जाने का बहाना किया, अरमान को कुछ इशारा किया। कुछ ही देर के बाद अरमान भी कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। परी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? अरमान ने जल्दी से परी के पास पहुँचा। अरमान, तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। परी ने कहा। क्या? अरमान के माथे पर शिकन साफ साफ दिखाई दे रही थी। युवराज के ऑफिस में एक पेंटिंग थी और उस पेंटिंग को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। मुझे लगता है कि ज़रूर उस पेंटिंग में कोई राज है। परी, जो भी हो, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है युवराज के राज का पता चलने का। आजकल वो रोज़ ही उस जगह पर जाता है, परी ने कहा। और उसके बाद उसने अपना हाथ में पकड़ा हुआ पेपर अरमान की ओर बढ़ा दिया। ये लो मेरा नंबर, तुम एक मिस कॉल मुझे कर देना। जो भी मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें कंफर्म करती रहूँगी, परी ने कहा। उसने अपना नंबर अरमान की ओर बढ़ा दिया। अरमान ने वह नंबर ले भी लिया। तभी एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, नंबर? यहाँ चल क्या रहा है? रिया अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। तुम दोनों ये क्या कर रहे थे? उसने दोबारा से पूछा। वो रिया की ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी और परी, तुम्हारा फ़ोन भी लगातार रिंग कर रहा था, इसलिए हम दोनों यहाँ आए थे, तनु ने कहा। तो परी ने तनु के हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा और उसकी नज़र रिया पर ठहर गई। परी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रही हो। और अरमान, तुमने तो नंबर ले भी लिया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये कहकर रिया वहाँ से रोते हुए भाग गई। तनु जाने से पहले उसने एक नज़र परी पर किया और फिर अरमान को देखा। उसकी बात रिया के पीछे पीछे वो भी चली गई। अरमान ने परी को देखा
तो परी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। मुझे क्या देख रहे हो, जाओ उसके पीछे, पता नहीं वो लड़की क्या कर लेगी। अरमान ने अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगे। रिया बेसुध होकर सड़क पर दौड़ी जा रही थी, जैसे उसको भी खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो बस किसी के काबू में नहीं आना चाहती थी। अरमान की बेवफाई से कहीं ज़्यादा वो परी के दिए हुए धोखे से दुखी थी। परी और अरमान जब वो कॉलेज से बाहर आए तो उन्हें तनु दिखाई दी, जो अपनी बेचैन आंखों से रिया को ढूंढ रही थी। तनु, रिया कहाँ है? परी ने घबराते हुए पूछा। वो रही। तनु को दूर से ही रिया दिखाई देती है, जो अभी सड़क पर चल रही थी। उतने में ही अरमान भी अपना कार लेकर वहां पहुंच गया। बैठो जल्दी, अरमान ने कहा। तो तनु और परी दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। अरमान ने जल्दी से कार का रुख रिया की तरफ मोड़ लिया। रिया की आंखों के आगे बार बार ये नज़ारा छा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि परी कुछ ऐसा भी कर सकती है। क्या पता ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। परी ने साफ साफ अरमान को कॉल करने के लिए कहा। परी तो उससे पहले उसे जानती तक नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया कि परी ने अरमान को अपना नंबर दिया, वो भी उसकी पीठ पीछे। वो अपने ख्यालों में ही थी कि अचानक से उसके आगे एक रेंज रोवर आकर रुकी। अरमान बाहर आया। उसने कहा, रिया कार में बैठो। रिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें फेर ली। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिया काफ़ी गुस्से में थी। उसके बाद उसकी नज़रें कार के फ्रंट सीट पर गई, जिस पर परी बैठी हुई थी। परी की आंखों में कोई गिल्ट नज़र नहीं आ रही थी, जिसे देखकर रिया को और भी ज़्यादा बुरा लगा। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगी। तनु कार से उतरते हुए बोली, रिया तुम्हें क्या कर रही हो? ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। क्या तुम परी को नहीं जानती? एक बार तुम उसकी बात तो सुन लो। परी काफ़ी समझदार थी। उसे पता था जो भी हो परी कभी ऐसी बेकार हरकतें नहीं करेगी। मैं अभी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती, बस अकेली रहना चाहती हूँ। रिया जैसे ही वहाँ से जाने लगी, अरमान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे ज़बरदस्ती कार में बिठा दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? रिया ने चिल्लाते हुए कहा। तनु भी जल्दी से कार में बैठ गई। अरमान ने बिना देरी के कार स्टार्ट कर दी। आखिर तुम लोग मुझे इस कार में बिठाकर करने के हवाले हो? रिया ने गुस्से में कहा। इस बार परी ने जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। परी की बात सुनकर रिया एकदम से चिढ़ गई। उसने बिना देरी किए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से उतारो। परी ने फिर अरमान को देखा तो अरमान ने अपनी गर्दन हिला दी। गाड़ी अपने प्राइवेट विला की तरफ मोड़ दी। अब समय आ गया था कि परी के गहरे राज खुलने का। लेकिन तभी परी का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, जिस पर उसके बॉडीगार्ड का कॉल था। परी ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ बोलो मैडम, आप अचानक कहाँ चली गई? उसके बॉडीगार्ड ने पूछा तो परी ने कहा, एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। परी ने कहा तो तुरंत उसका बॉडीगार्ड बोला, मैडम अगर हम आपके बिना घर गए तो बॉस हमें जान से मार देंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर परी ने अपना सिर लाचारी से हिला दिया। कहा, ठीक है, तुम कॉलेज के बाहर मेरा वेट करो, मैं वहीं आती हूँ। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आप जिस कार में हैं हम उसी कार के पीछे हैं। ओह गॉड, ये लोग तो मेरा पीछा कर रहे हैं। परी ने बैक व्यू मिरर में देखा तो उसका बॉडीगार्ड सच में उसका पीछा कर रहा था। अरमान ने कहा, क्या हुआ? परी ने कहा, ये युवराज का दायां हाथ मेरा पीछा कर रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी वो अंदर बिला में तो नहीं आएगा। अरमान ने कहा तो पीछे से रिया ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे गाड़ी से उतारो, मैं कहती हूँ मुझे उतारो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। लेकिन शायद उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो तनु को भी लगा कि जरूर परी के साथ कोई झोल है। थोड़ी देर के बाद उनकी कार विला के बाहर आकर रुकी। ये अरमान का प्राइवेट विला था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। पीछे से परी का बॉडीगार्ड भी कार लेकर वहां पहुंच गया। परी ने अरमान को रिया को अंदर ले जाने के लिए कहा और खुद उस बॉडीगार्ड के पास चली गई। ये मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, हम थोड़ी देर यहाँ मस्ती करने के लिए आए हुए हैं, तुम बाहर ही मेरा वेट करना। परी ने कहा,
तो उस बॉडीगार्ड ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। परी जब विला के अंदर आ रही थी तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर में हथौड़े से पीट दिया हो। और ये दर्द आज उसे सुबह से ही हो रही है। उसे याद आया कि कल रात भर वो युवराज के पास ही सोई हुई थी, लेकिन वो कल रात तो आराम से सोई हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे उसके सिर में दर्द हो। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब बाकी ही क्या रहा? रिया ने गुस्से से कहा। तो अरमान ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? अरमान उसको फिर से एक रूम में ले गया। उसने उस रूम की लाइट चालू किया। जैसे ही रूम में अंधेरा से उजाला हुआ तो तनु और रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रूम में फ़ोटो ही फ़ोटो लगी हुई थी, और वो फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि अरमान और परी की थी। बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक की सब फ़ोटो लगी हुई थी। एक सबसे बड़े फ़ोटो जिस पर लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड। उस फ़ोटो को देखकर रिया और तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। बॉस, परी मैडम यहाँ अरमान वर्मा के प्राइवेट विला में आई हुई है। उसके बॉडीगार्ड ने युवराज को फ़ोन करके बता दिया, जो भी हो तुम परी का ख्याल रखना। युवराज ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, और उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। लगता है तुम उस लड़की से ज़्यादा ही अटैच हो चुके हो, युवराज के सामने एक काले बड़े कोट में बैठे हुए आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाकर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया। उसमें परी की फ़ोटो चल रही थी, जिसे युवराज ने बड़े ध्यान से देखा। उसके बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक वाइट कोट पहना हुआ एक हैंडसम सा आदमी अंदर आया। उसे देखकर युवराज भी अपनी जगह बैठ गया, और वो वाइट कोट वाला डॉक्टर भी एक चेयर पर बैठ गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, जिसे अपने रिसर्च में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मिस्टर राठौड़, मैं जानता हूँ कि मामला कुछ गंभीर है, नहीं तो आप मुझे यूँ अमेरिका से इतनी जल्दबाजी में नहीं बुलाते। यस डॉक्टर, युवराज ने कहा, और उसके बाद उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, ये पेशेंट है। ये जो है वो नहीं है, और ये जो नहीं है ये उसको मानते नहीं। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोल पाता, युवराज के बगल में बैठा हुआ आदमी बोला, युवराज, अगर तुम हमें पूरी बात बताओगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। इसमें मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में और डॉक्टर को उस लड़की की मानसिक हालत को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। युवराज ने कुछ नहीं कहा। वो स्क्रीन पर अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट से पिक्चर बदल दिए। अब स्क्रीन पर एक हैंडसम से लड़के की पिक्चर आ गई। युवराज ने कहा, ये है अक्षय सिंह, कमिश्नर सिंह का बेटा। मुझे इससे एक राज उगलवाने के लिए इसका किडनैप करना पड़ा। उसके बाद स्क्रीन पर एक और फ़ोटो आई। ये है कमिश्नर, इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। जब इसका बेटा काफ़ी दिनों से वापस नहीं आया तो उसने उसे ढूंढने के लिए एक फोर्स तैयार की। उसे ढूंढने के लिए इसने ज़मीन आसमान एक कर दिया। जिससे इसे पता लग गया कि इसके बेटे को गायब करवाने में मेरा ही हाथ है। लेकिन उसे कैसे पता लग गया? तुम तो अपना काम बड़ी ही सफाई से करते हो, उस आदमी ने पूछा। वो सबूत मैंने ही छोड़े थे। मैं उसे ये जताना चाहता था कि उसका बेटा जिंदा नहीं, मर चुका है। उसने अपने बेटे के मरने की खबर से इतना बौखला गया कि उसने मुझसे बदला लेने का सोचा। अचानक से स्क्रीन पर एक तस्वीर आई जो एक लड़की की थी। वो तस्वीर परी की है, जिसे घर में सभी गुड़िया बुलाते हैं, जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अचानक से अपने भाई के मरने की खबर सुनकर वो पागल सी हो गई। उसके दिमाग में मुझसे बदला लेने का जुनून सवार हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इस परी ने मुझे एक जंगल में किसी को मारते हुए देख लिया। मैंने इसे उठवा भी लिया, लेकिन कमिश्नर को साफ पता चलने के बाद भी कि उसकी बेटी मेरे कैद में है, उसने एक बार भी अपनी बेटी को मुझसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। और जब परी मेरे पास कैद थी तब उसे ये नहीं पता था कि मैं उसके भाई का कातिल हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि कमिश्नर आदित्य से पता चलने के बाद भी कि परी मेरे पास कैद है, वो अपनी बेटी को एक बार भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे यकीन था कि इसके पीछे भी कमिश्नर की ही कोई चाल है।
मैंने कुछ दिनों के बाद परी को उसके घर जाने दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे यकीन करना मुश्किल है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।